हम लोग हापुड़ में थे, आज सामनी में हैं और कल सुबह 10 बजे मथुरा में होंगे। आखिर हम पूरे देश में जा जाकर क्या काम कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आज मैं आपसे कुछ बातचीत करने आया हूं। मैं तो दिल्ली की सरकार में मंत्री था, ये मंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र क्यों दिया? अभी मेरे विधायक का कार्यकाल बाकी था, मैंने विधायक के कार्यकाल से भी पहले ही इस्तीफा क्यों दे दिया? वो इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपने लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पूर्वज, जिनको इस देश में अछूत के रूप में और सूत्रों के रूप में जाना जाता था, हमारे पूर्वज हजारों साल तक गुलाम क्यों रहे? हमारे समाज के लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश क्यों थी? हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश क्यों थी? हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश क्यों थी? हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं है? हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? हमारे लोग जमीन जायदाद के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हमारे लोग स्कूल कॉलेजों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हमारे लोग कारखानों के फैक्ट्रियों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? क्या इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे लोग गुलाम क्यों रहे? हमारे लोग हजारों साल तक गुलाम क्यों रहे? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी। हमारे लोग अगर विरोध करते थे तो हमारी बस्तियां जला दी जाती थी। इसका कारण क्या था? और इस हजारों साल की गुलामी से हमें आजादी किसने दिलाई? और इस आजादी दिलाने में किस किसने कुर्बानी दी? क्या हमारे समाज के लोगों को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए? जो लोग अपने समाज का इतिहास नहीं जानते, वो लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते। आप लोग कम से कम जब कोई समाज के दुख दर्द पर चर्चा करने आए, समाज के इतिहास पर चिंतन करने आए, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं, अगर अपने बच्चों की आप भलाई चाहते हैं, क्योंकि सरकारों ने एक ऐसा षड्यंत्र कर दिया है कि आने वाले 15-20 साल के अंदर इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अछूत, अल्पसंख्यक सब लोग दोबारा गुलाम बनने वाले हैं। जो मैं बात कर रहा हूं वो सोच विचार के कह रहा हूं। जो हालात सरकारों ने पैदा कर दिए, अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, अगर हम लोगों ने न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो 15 से 20 सालों में हमारे लोग दोबारा से गुलाम हो जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे गुलाम बने? नहीं चाहते ना? तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। गुलामी के कारण क्या थे? आप तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान से देश चल रहा है, लेकिन सबसे पहले बाबा साहेब के संविधान से पहले देश मनुस्मृति से चलता था। और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो लोग शूद्र हैं, अछूत हैं, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, उन्हें जमीन जायदाद का अधिकार नहीं है, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं है। उसी मनुस्मृति रूपी संविधान के चलते हमारे लोग हजारों साल तक पढ़ने लिखने से वंचित रहे, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रहे। कई हजार साल तक वंचित रहने के बाद हमारे लोग लंबे समय तक गुलाम रहे। लेकिन ऐसे में फूले साहब, ज्योतिबराव फूले जी ने भारत के इतिहास को समझा। उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी। गुलामगिरी में उन्होंने बताया किस तरह हमारे लोग इस देश के मालिक थे। हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, राजा महाबली के वंशज हैं हम लोग। किस तरह छल कपट से उनकी हत्या करके पूरा राजपाट कर जाया। उसके बाद धीरे धीरे कैसे हमारे लोगों को गुलाम बनाया, कैसे हमारे लोगों के ज्ञान पर बंदिश लगा दी, पढ़ने पर बंदिश लगा दी। और ऐसे हालात में हजारों साल की गुलामी के बाद ज्योतिबराव फूले जी ने समाज का अध्ययन किया, इतिहास को पढ़ा, और वहां से हमारे समाज के आंदोलन की शुरुआत होती है। और उनके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर
आप सब जानते हैं उन्होंने भारत का केवल संविधान लिखा, ज्यादातर लोग यही जानते होंगे कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन संविधान लिखने से अलग और क्या क्या काम किया ये बताएगा कौन आपको? आपको पता है जब वो छोटे से थे स्कूल में किस तरह का प्रताड़ना उन्होंने झेली, वो सारा इतिहास आप सुनते आए होंगे, मैं वो सारा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर भारत वापस आए, उससे पहले वहां जाने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, तो सियाजी राव गायकवाड़ ने उनको वजीफा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन वजीफा देते वक्त ये शर्त लगा दी कि तुम अमेरिका पढ़ने जा रहे हो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जब पढ़ के वापस आओगे तो मेरे राज्य में तुम्हें नौकरी करनी होगी। इस शर्त के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वजीफा दिया। 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, लेकिन पढ़ने के बाद जब वापस आए और वजीफे की शर्त के मुताबिक 1917 में सियाजी राव गायकवाड़ के राज्य के अंदर, बड़ौदा के अंदर जब वो नौकरी करने गए और बड़े मुश्किल से एक पारसी धर्मशाला में एक कबाड़ वाले कमरे में डबल किराया देकर बड़ी मुश्किल से उन्हें वो कमरा किराए पे मिला, लेकिन आपको पता फिर क्या हुआ? जब वहां लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर नाम का महान जाति का छूत यहां रहता है, तो वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और उनको कहा कि तुरंत से लेके यहां से निकल जाओ वरना जान से मार देंगे। अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, चलो मैं अपने घर वापस चलता हूं बॉम्बे। लेकिन वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पता लगा अभी ट्रेन लेट है, ट्रेन 5 घंटे के बाद आएगी। तो वहीं सियाजी राव गायकवाड़ जी का एक पार्क था जिसका नाम था कामाटी बाग। कामाटी बाग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हुए रोने लगे, और वो दिन था 23 सितंबर 1917, यानी आज के दिन से 4 दिन पहले 23 सितंबर 1917 को पेड़ के नीचे बैठकर ये चिंतन करते हुए रोने लगे कि मेरे समाज के हजारों साल से लोग गुलाम हैं, मेरे समाज के लोगों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। आज मैं अमेरिका से पढ़ के आ गया, लेकिन उसके बाद भी मेरी विद्वता की कोई काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। आज मैं संकल्प लेता हूं। बाबा साहब ने चिंतन करते हुए रोते हुए पेड़ के नीचे 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन अपने दलित अछूत समाज को आजाद कराने में लगाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और वहां से उन्होंने संघर्ष दिवस के रूप में, तब से हम 23 सितंबर 1917 को इस दिवस को संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां से उनके जीवन के संघर्ष की शुरुआत होती है, और वहां से वो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आजादी की जब लड़ाई लड़ते हैं, इस लड़ाई में आप जानते हो क्या हुआ? उनके टोटल 5 बच्चे थे, 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चे गोदी में गुजर गए, गोदी में गुजर गए छोटे बच्चे, 4 बच्चे 5 में से। उनकी पत्नी 35-36 साल की थी, जवानी में उनकी पत्नी संघर्ष के दौरान लड़ते हुए उनकी पत्नी भी गुजर गई, केवल एक बच्चा बचा। सोच के देखो, आज तो हम आजादी की सांस ले रहे, आज तो हम लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन रहे हैं। आज तो मैडम भी जिला यहाँ की नगर पंचायत की चेयरमैन है, मैं भी एमएलए बना, मंत्री भी बना। लेकिन क्या आपको पता है जो लोग जज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, या एमपी एमएलए बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति बन रहे हैं। आप जानते हो ये जो बनने का रास्ता किसने बनाया? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। लेकिन इस रास्ते के बनाने के दौरान क्या आपको पता है कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? अपने 5 में से छोटे छोटे 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, और उनकी इतनी कुर्बानी के बाद हमारे उन्होंने न केवल पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, बल्कि शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिलवाकर हमारे लोगों को नौकरी में आने का,
रास्ता खोला और उस रास्ते के खुलने से हमारे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने और उन्होंने राजनीति में भी रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन मिला तो हमारे लोग ग्राम प्रधान बने, हमारे लोग निगम पार्षद बने, हमारे लोग एमएलए बने, हमारे लोग एमपी बने, हमारे लोग मंत्री बने, हमारे लोग मुख्यमंत्री बने, हमारे लोग उपराष्ट्रपति बने, हमारे लोग राष्ट्रपति बने। तो ये सारा जो कुछ हमें मिला है, हम जो कुछ भी बन पाए हैं, ये अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से बने हैं। लेकिन मेरी पीड़ा क्या है? मैंने क्यों मंत्री पद से त्याग पत्र देकर, एमएलए के त्याग पत्र देकर मैं पूरे देश में लेके जम्मू कश्मीर से और केरल तक, उधर आसाम से लेकर गुजरात तक सारे राज्यों में लगातार क्यों जा रहा हूं? क्या कारण है उसका? उसका कारण एक है, मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकारों ने एक इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे इन लोगों के साथ कर दिया। हमारे इन भोले भाले लोगों को फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर दिया। क्योंकि जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला था, सरकारों ने षड्यंत्र के तहत वो रास्ता फिर से बंद कर दिया है। बंद कैसे किया है? क्या जानते हैं कैसे बंद किया? उन्होंने क्या किया? अब से 40 साल पहले सोचा कि जो लोग हजारों साल तक उनके गुलाम थे, जो कभी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, जो उनके सामने कभी खाट के ऊपर नहीं बैठ सकते थे, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, आज वो समाज डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, जज बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है। आज वो समाज सवाल पूछ रहा है, सत्ता से सवाल पूछ रहा है, ग्राम प्रधान बन रहा है, नीचे से लेकर राष्ट्रपति तक बन गया। ये बोलने की ताकत, सवाल पूछने की ताकत इस समाज में कहां से आई है? जब उन्होंने इस पर चिंतन शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इनके जो ज्ञान के रास्ते बंद थे, जो इनके पढ़ने लिखने के रास्ते बंद थे, जो इनके नौकरियों के रास्ते बंद थे, जो इनके सत्ता के रास्ते बंद थे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर इनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, इनके नौकरियों के रास्ते खोल दिए, इनके एमपी एमएलए बनने के रास्ते खोल दिए, इनके बड़े बड़े अफसर बनने के रास्ते खोल दिए। आज इसी समाज में से लोग कलेक्टर बन रहे हैं, इसी समाज में से बड़े से बड़ी कुर्सी पर पहुंच रहे हैं। उनको दर्द हो गया कि ये सवाल पूछने वाला समाज कैसे बना, तो उनको समझ आ गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इनका रास्ता खोला है, ये पढ़ने की वजह से इनमें ज्ञान आया, पढ़ने की वजह से नौकरियां मिली, नौकरी की वजह से घर में पैसा आया, और जब पैसा भी आ गया, पढ़ने से ज्ञान भी आ गया, तो बोलना भी आ गया, सवाल पूछना भी आ गया और अपने हक के लिए लड़ना भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि इनके इस रास्ते को कैसे बंद करें, दोबारा से इनके पढ़ने लिखने के रास्ते को कैसे बंद करें। अब तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको एक वोट का अधिकार दे दिया। सरकार बनानी है तो वोट चाहिए, और वोट इसी समाज के पास जा जाए। वोट तो इन्हीं के पास है, तो कैसे रोके इनको? इनके सत्ता में जाने का, चुनाव लड़ने का रास्ता कैसे बंद करें? इनका सरकारी नौकरी में जाने का रास्ता कैसे बंद करें? तो वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। एक एक करके प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतनी ज्यादा फीस है, और बच्चे की प्राइवेट स्कूल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, अगर ये सारे खर्चे जोड़ लें तो जिस परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए, 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। और हमारे समाज के लोग तो पूरे परिवार मिलके 5,000 से 20,000 रुपया महीना के बीच कमाता है। हमारे समाज में 100 में से 99% लोग 5,000 से 20,000 रुपया महीना कमाता है। और जिस परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपया महीना के बीच हो, क्या वो परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पे 15-20 हजार रुपया खर्च कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। तो वो कहां पढ़ेगा उनका बच्चा? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे उन्होंने कमजोर कर दिया। वहां पे टीचरों की भर्ती बंद कर दी। जिस स्कूल में 50 टीचर चाहिए वहां 5 टीचर है। अब 5 टीचर, जब 50 चाहिए वहां 5 टीचर है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? और केवल सरकारी स्कूलों को कमजोर नहीं किया, उसके बाद पढ़ाई इतनी महंगी कर दी। अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, जज बनाना चाहते हो,
कलेक्टर बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनाना चाहते हो, प्रोफेसर बनाना चाहते हो, तो पहले तो 12वीं के बाद आगे एडमिशन के लिए उसे एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए कोचिंग चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग चाहिए कम से कम 2-3 लाख रुपया। डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग चाहिए 2-3 लाख रुपया। और जब वो इतना पैसा खर्च कर देगा, नहीं है जेब से कर्ज लेके कर देगा, बच्चा आपका काबिल बन गया, बच्चे ने एग्जाम पास कर दिया, अब उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है, उसका लॉ में एडमिशन होना है, उसका मैनेजमेंट में एडमिशन होना है, उसका मेडिकल में एडमिशन होना है, तो एक डिग्री करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। पता आप लोगों को 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। हमारे तो 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच है। तो ये 15-20 लाख रुपया पढ़ाने के लिए बच्चे को कहां से लाएंगे? नहीं कर सकते ना खर्च। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो आपके बच्चे उच्च शिक्षा पाएंगे कैसे? और जब आपके बच्चे उच्च शिक्षा पाएंगे नहीं तो आपके बच्चे न इंजीनियर बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, न जज बन पाएंगे, न कलेक्टर बन पाएंगे, न साइंटिस्ट बन पाएंगे, न प्रोफेसर बन पाएंगे। यानी कि आपके बच्चों से शिक्षा, इनडायरेक्ट तरीके से शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आप अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दो। आज आप देख रहे होंगे, पहले आपके गली मोहल्ले में भी काफी लोग सरकारी नौकरी में आ जाया करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां ज्यादा नौकरी लगती थी वो सारा संस्थान बेच दिए। ज्यादा नौकरी लगती थी रेलवे में, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया। ज्यादा नौकरी लगती थी पीएनटी में, पोस्ट एंड टेलीग्राम में, पोस्ट एंड टेलीग्राम खत्म कर दिया। नौकरी लगती थी एमटीएनएल बीएसएनएल में, एमटीएनएल बीएसएनएल बेच दिया। ज्यादा नौकरी लगती थी पेट्रोलियम में, गैस कंपनियों में, वो बेच दिए। ज्यादातर नौकरी लगती थी बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में, वो बेच दी। यानी धीरे धीरे जहां सरकारी नौकरी में आते थे वो सारी सरकारी संस्थान भारत की सरकारों ने बेच दिए, और जो बिक गया, प्राइवेट हो गया, वहां आपकी नौकरी खत्म हो गई। यहां तक कि जो चपरासी लग जाते थे, केंद्र सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया। अब ठेकेदार के द्वारा सफाई कर्मचारी की भर्ती, चपरासी की भर्ती, पानी पिलाने वाले की भर्ती अब सरकारी नौकरी नहीं लगती, ठेके पे लगती है प्राइवेट। और ठेकेदार उनका 60% पैसा होने देता है, 40% खा जाता है। अगर उसकी तनख्वाह 12,000 है, 12,000 में से उसको देगा 8,000 और 4,000 खा जाएगा। अब जिसको 8,000 मिल रहे हैं, अब वो 8,000 में अपना घर चलाएगा, या बच्चे को पढ़ाएगा, या बच्चों को दवाई दिलवाएगा। यानी कि आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, क्या बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे अगर पैसा नहीं होगा? तो पैसा तो है नहीं, 99% से तो पैसा वैसे ही उनका छीन लिया। तो जब पैसा नहीं होगा, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर नौकरी में भी नहीं आएंगे। और जो पढ़ नहीं पाएगा वो क्या बनेगा? मजदूर बनेगा। और जो मजदूर बनेगा वो क्या बनेगा? मजबूर हो जाएगा। जो मजबूर हो जाएगा वो गुलाम हो जाएगा। और यही स्थिति केवल अनुसूचित जाति जनजाति के साथ नहीं है, पिछड़े वर्गों के और माइनॉरिटीज के भी 98% लोग ये 15-20 लाख रुपए का हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। यहां तक कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उसमें भी 70-80% लोग ये 15-20 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। इसका मतलब पूरे देश के अंदर केवल कुछ पूंजीपति, केवल पैसे वाले लोग देश के सारे संसाधनों पे काबिज हो जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो खेत की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? तो कुछ ही लोग खेत के जमीन के मालिक क्यों है? हमारा हक कहां है? हमारा हक किसने खाया है? देश की सारी संपत्ति का मालिक देश होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और उसमें जब देश की सरकार दे तो सबको बराबर बराबर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके दो बच्चे हों और आप अपनी प्रॉपर्टी बांटें तो दोनों बच्चों में बराबर बांटोगे कि नहीं बांटोगे? बांटोगे ना। अगर आपने एक को ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी, तो जिस बच्चे को कम देगी वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, वो तुमसे बात नहीं करेगा, तुमसे नफरत करेगा। लेकिन हमारे तो भारत के अंदर 90% लोगों को कुछ दिया ही नहीं, 10% लोग सब कुछ कब्जा के बैठ गए। भारत के अंदर 10% लोग 90% का मालिक है। देश के 90% धन संपदा का मालिक केवल 10% लोग हैं, और बाकी के जो 90% लोग हैं वो बेचारे गरीब हैं, गुलाम हैं, असहाय हैं। सरकार तुम चुनते हो, लेकिन सरकार काम करती है पैसे वालों के लिए। जब तुम्हारे पास ना पढ़ाई बचेगी, ना तुम इलाज करा पाओगे, तो आप मजदूर हो जाओगे,
तो मजबूर हो जाओगे तो गुलाम हो जाओगे। इसलिए मेरी चिंता बढ़ गई है कि अगर इसी तेजी से महंगाई बढ़ती रही, चूंकि रोजगार तो खत्म हो गए और महंगाई बढ़ रही है, और वो सरकारें जो सत्ता में ये कह के आई थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले हैं, कुछ आया क्या? अच्छे दिन आए क्या? क्यों बुरे आ गए ना? तो ऐसी सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। सरकार किसी भी पार्टी की हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे इस दलित समाज से, मेरे आदिवासी समाज से, मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों से, मेरे माइनॉरिटी के लोगों से। चूंकि जाति और धर्म के नाम पर जो लोग उन्माद करते हैं, दंगे करते हैं, वो तो आराम से बैठे, उनको कुछ नहीं हो रहा। सारा दुख, सारी तकलीफ हमारे समाज के लिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी देखा जो कावड़ लेने जाता है, कौन जाता है? आपको गरीब परिवारों के बच्चे मिलेंगे, SC ST OBC के बच्चे मिलेंगे कावड़ लेने जाते हुए। आपने किसी IAS के बच्चे को देखा? किसी अफसर के बच्चे को देखा कावड़ लेने जाते हुए? किसी पूंजीपति के बच्चे को देखा कावड़ लेने जाते हुए? किसी नेता के बच्चे को देखा कावड़ लेने जाते हुए? जब वो अमीरों के बच्चे नहीं जाते, अफसरों के बच्चे नहीं जाते, नेताओं के बच्चे नहीं जाते, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं जाते, तो तुम गरीब गरबा अपने बच्चों को ऐसी जगह क्यों भेजते हो? अंधविश्वास, पाखंडवाद ये हमारे समाज का दुश्मन है। अंधविश्वास, पाखंडवाद हमारे समाज का दुश्मन है। जब तक आप अंधविश्वास, पाखंडवाद को नहीं छोड़ोगे, जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप सब लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो जो तथागत बुद्ध का जो विचारधारा थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, वही शिक्षाएं यूं की यूं ही वही संत गुरु रविदास जी की थी। उनको भी पेंट करने की कोशिश की। वही शिक्षाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने शिक्षा पे चल के हमारे विकास का रास्ता बना के गए, हमारे बच्चों को गुलामी से आजाद करा के गए। लेकिन हम लोग बाबा साहेब के रिजर्वेशन की वजह से 131 सांसद बन जाते हैं, 1100 के करीब MLA बन जाते हैं, इतने सारे हमारे अफसर बन गए, लेकिन हम सारे मिलके वो भी बचा के नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले अपने 4 बच्चे और जवान पत्नी को गंवाकर हमें देकर गए। हम सारे लोग मिलके उसको भी बचा के नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी नहीं है? जो लोग उनकी वजह से संसद में बैठे हैं, उनकी वजह से विधानसभा में बैठे हैं, क्या उनकी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? अगर समाज के ऊपर जुल्म होता है तो क्या उनको संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर समाज के लिए लड़ना नहीं चाहिए? अगर वो नहीं लड़ सकते तो फिर ऐसी कुर्सियों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। मैंने इसलिए छोड़ा ताकि मैं पूरे देश में जाकर अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माताओं को जगा सकूं, उनको बता सकूं कि आपके साथ छल हो गया है, आपके साथ छल हो गया है, आपके बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं, आप फिर से गरीब होने वाले हैं। और दोबारा आप सोच रहे अगर बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे, क्या आप सोच रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा जन्म लेंगे, वो आके फिर से आपका कल्याण करेंगे, वो आके फिर से आपकी लड़ाई लड़ेंगे? तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपने घर में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करने होंगे। आपको अपने बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर बनाना होगा, मानव कांसीराम बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखना, आज कह के जा रहा हूं, 20 साल बाद आप याद करोगे कि राजेंद्र गौतम आए थे, कह के गए थे, हमने ध्यान नहीं दिया और आज फिर से हम गुलाम बन गए, हमारा सब कुछ छिन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए इससे पहले कि वो स्थिति आए, क्योंकि बाबा साहब नहीं आएंगे, आपको खुद डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा, आपको खुद कांसीराम बनना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी होगी। बिना कुर्बानी के कभी आपका हक मिलने वाला नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतर चुके हैं, जो भी कुछ करना पड़ा हम करेंगे। अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन अपने आने वाले बच्चों को फिर से हम गुलाम नहीं बनने देंगे। हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। हमने संकल्प लिया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और तुमने कहा था मैं भारत को बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन तुम तो उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो 1 महीना 22 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण निर्माण को प्राप्त हो गए। अब ये जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संकल्प को पूरा करने की,
उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। जितने युवा खड़े हैं, मैं खुद और मेरे सारे युवा साथी, आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तैयार है तो हाथ खड़े कर लो। क्या आप सब लोग तैयार हैं? दोबारा से बच्चों को गुलाम तो नहीं बनने दोगे? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, इन सरकारों की ईंट से ईंट बजानी होगी, इन सरकारों की ईंट से ईंट बजानी होगी, लेकिन हम अपनी लड़ाई संविधान के तरीके से लड़ेंगे। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंसा नहीं सिखाई, हमें उन्होंने संविधान दिया है। आजकल तो देश में राहुल गांधी जी भी और तमाम देश के नेता बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेके जगह जगह जा रहे हैं। तो हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कसम खा के ये संकल्प ले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम तुम्हारे संविधान की कसम खाते हैं, हम तुम्हारे सपनों का भारत बनाएंगे, हम तुम्हारे सपनों का भारत बनाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि सुबह सुबह फिर मथुरा निकलना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं लगातार जितना ऊर्जा मेरे शरीर में है अपने समाज को जगाने के लिए रात दिन एक कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मन में एक कसक रह जाएगी, काश हमने उस पर मेहनत की होती तो हमारे समाज की ये बुरी स्थिति ना हुई होती। तो बुरी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आप सब लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतने ध्यान से सुना, मैं आपका आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।